Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to discuss about the MCQs of amalgamation. Topic amalgamation है. आज आप लोगों के पास कुछ essential informations relating to amalgamation would be discussed in this lecture. और बच्चों देखें, अमलगमेशन टॉपिक मैंने पहले ही आपको वीडियो अपलोड कर दिया है. जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे टॉपिक पर, हमारे वीडियो लेक्चर्स पर, पीछे के वीडियो पर देखें और देखने के बाद तब इसे समझें. और वैसे जो बच्चे थोड़ा बहुत अमलगमेशन पढ़े हुए हैं तो आइए हमारे साथ डिस्कशन करते हैं. सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है. आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक. X company limited purchased more than 51% shares of Y limited. This combination refers to, देखिए इस कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं. X company limited purchased more than 51% होल्डिंग से ज़्यादा उसने एक्वायर कर लिया Y लिमिटेड का. ठीक, तो Y लिमिटेड क्या हो गई, सब्सिडियरी कंपनी बन गई और X लिमिटेड क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी बन गई. तो आप इसको क्या कहेंगे, अमलगमेशन है? नहीं. एब्जॉर्प्शन है? बिल्कुल नहीं. ये टेक ओवर है. ये क्या है, टेक ओवर. तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए सी. अमलगमेशन नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं, क्योंकि ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है. अगर टोटल कंपनी Y लिमिटेड X लिमिटेड को टोटल परचेज कर लेती तो मैं क्या कहता, एब्जॉर्प्शन है. X लिमिटेड Y लिमिटेड दोनों मिल करके एक नई कंपनी बना देती तो मैं क्या बताता, अमलगमेशन है. लेकिन ना अमलगमेशन है ना एब्जॉर्प्शन है, तो क्या है वो, टेक ओवर है. और ध्यान रखें, अमलगमेशन में एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जैसे आज़ाद लिमिटेड और आबाद लिमिटेड, बोथ कंपनीज हैविंग अ सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस. दोनों क्या कर रहे थे, एक प्रकार से बिजनेस कर रहे थे. जब दोनों एक प्रकार से बिजनेस कर रहे थे और दोनों की कंडीशंस एक थी, यानी कि वो भी लॉस में थे और वो भी लॉस में थे. आज़ाद लिमिटेड, आबाद लिमिटेड दोनों लॉस में चल रहे थे, सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रहे थे, कंपटीशन के मारे हुए थे. तो उसके बाद वो दोनों लोग मिल करके एक नई कंपनी बना ली, बर्बाद लिमिटेड. आज़ाद लिमिटेड, आबाद लिमिटेड मिल करके बन गए बर्बाद लिमिटेड. अब जो बर्बाद लिमिटेड बनी, ये नई कंपनी बन गई. ठीक है, तो आज़ाद लिमिटेड, आबाद लिमिटेड, यानी इस प्रोसेस को हम अमलगमेशन कहते हैं. और अगर आज़ाद लिमिटेड आबाद लिमिटेड को खरीद ले तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. और अगर आज़ाद लिमिटेड आबाद लिमिटेड के 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास ले ले तो उसे हम टेक ओवर कहेंगे. राइट. नेक्स्ट देखें, X कंपनी एंड Y कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस बिकम Z कंपनी. अब बच्चों अभी अभी आपको जस्ट मैंने पढ़ाया है और समझाने का प्रयास भी किया है कि इन केस ऑफ अमलगमेशन, इफ टू or more than two companies doing the similar nature of business and going to combine with each other and form a new company, it will be amalgamation. तो देखें आंसर क्या है आपका, सी. आंसर आपका होगा सी, अमलगमेशन होगा, सी आंसर. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3. When X company take over the business of Y एग्जिस्टिंग कंपनी, दिस प्रोसेस इज सेड. अब देखें यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया है, क्या लिखा हुआ, टेक ओवर किया है, लेकिन परसेंटेज नहीं कि उसने पूरा टेक ओवर किया कि हाफ टेक ओवर किया है. तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन. राइट. और अगर ये बता देता कि 51% या इससे ज़्यादा 90%, 60%, 70% टेक ओवर किया है तो वो क्या बन जाता, X बन जाता होल्डिंग कंपनी, Y बन जाता सब्सिडियरी कंपनी. राइट. नेक्स्ट देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
फॉर अमलगमेशन। अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखें हमेशा, पहले भी आपको समझा चुका हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर अमलगमेशन को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखें, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड द एसेट्स आर कंसिडर्ड एज। एसेट्स को किस वैल्यू पर लेते हैं? बुक वैल्यू पर लेंगे, रिटन डाउन वैल्यू पर लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू, जो प्रेजेंट टाइम की सेल प्रोसीड्स हो सकती है मार्केट वैल्यू पर। ठीक, तो हम एसेट्स, या दोनों कंपनीज के बीच का आपस का एग्रीमेंट क्या कहता है वो हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है दोनों ने तैयार हो गए हों दोनों कंपनीज कि हम बुक वैल्यू पर ले लेंगे, तो बुक वैल्यू पर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेट, जब मैं खुद परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उस समय पर एसेट्स को हम रियलाइजेबल वैल्यू पर लेंगे, यानी जितने में वो रियलाइज हो सकती हो। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम अमलगमेटेड कंपनी आर रिकॉर्डेड एट। देखो, शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम अमलगमेटेड कंपनी। अब देखिए, ए कंपनी बी कंपनी दोनों क्या है? अमलगमेटिंग कंपनी। और सी कंपनी जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई वो क्या बन गई? अमलगमेटेड कंपनी। तो सी कंपनी जो होगी ए को भी अपना शेयर देगी और बी को भी अपना शेयर देगी। अब ये कह रहा है शेयर रिसीव्ड फ्रॉम अमलगमेशन कंपनी आर रिकॉर्डेड एट, तो उसको हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं? फेस वैल्यू पर, एवरेज वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, या ऑल ऑफ द अबव पर। ठीक, हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा बन गई है कि हम इसे किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। तो देखिए, वैसे तो शेयर्स जिस रेट पर दिया जाता है वो रेट डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। 100 रुपये पर शेयर, 80 रुपये पर शेयर, 100 रुपीज़ पर शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर, एक्सेट्रा। राइट, तो किस पर आते हैं हमारे पास? हमारे पास तो फेस वैल्यू पर ही आते हैं। ठीक, उनको हम रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू पर बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू पर, क्वेश्चन मार्केट वैल्यू इतना है और हमें कंसिडरेशन में कम मिल रहा हो, तो टोटल कंसिडरेशन उतना पूरा पोर्शन ले, तब आप मार्केट वैल्यू पर लेंगे। फिर से समझिए, अगर 10,000 शेयर्स को 10,000 रुपीज़ के शेयर को 12,000 के कंसिडरेशन पर दिया जा रहा है तो मार्केट वैल्यू 12,000 आप लेंगे। और अगर 10,000 के कंसिडरेशन पर 10,000 का ही शेयर दिया जा रहा है तो फेस वैल्यू आपकी ली जाएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास फेस वैल्यू भी है और मार्केट वैल्यू भी है, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसी पर ही आपको हमेशा लेना होता है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, गुडविल ऑफ कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व इज कैलकुलेटेड इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी। गुडविल और कैपिटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड, रिजर्व इज कैलकुलेटेड इन द बुक ऑफ परचेजर कंपनी। भैया, जो कंपनी बिक रही होगी वो उसके पास अब ना गुडविल बचेगी, अगर गुडविल होती ही तो बिकती क्यों? कैलकुलेट करके वो करेगी क्या? भविष्य में क्या करेगी जब कंपनी ही नहीं बची है? तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन वेंडर कंपनी तो कभी नहीं करेगी। अब परचेजर कंपनी कंटिन्यू रहेगी तो वो अपने यहाँ पर ज़रूर करेगी, क्योंकि उसे नई गुडविल की भी ज़रूरत है, कैपिटल रिजर्व की भी ज़रूरत है और कैपिटल की भी ज़रूरत है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी। राइट, नेक्स्ट देखें, व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ बोथ अमलगमेटेड कंपनी आर डिफर। अगर दोनों ही डिफर हैं तो मैं क्या करूँगा? अगर दोनों कंपनीज के अमलगमेटेड कंपनीज के अकाउंटिंग बोथ हैं, वो डिफर हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखिए, अगर डिफर हैं तो जो पहले आओ पहले पाओ, यानी फीफो मेथड अडॉप्ट कर दो वहाँ पर। ठीक, फीफो मेथड अडॉप्ट कर दीजिए।
जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आपके इन्वेंट्री में लगता है वही सेम हम यहाँ पर भी अडॉप्ट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखें, व्हेन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेट बैलेंस शीट। देखिए जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कब बैलेंस शीट के पार्ट नहीं होंगे, तो बैलेंस शीट के पार्ट नहीं होंगे तब अगर अमलगमेशन है तो हम कहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, यानी तुम्हारी सारी प्रॉफिट हमारी है, तुम्हारी लॉसेज हमारी है, तुम्हारी फिक्टिटियस एसेट्स हमारे हैं, तुम्हारे कंटिजेंट लायबिलिटीज भी हमारे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन एट अ बुक वैल्यू इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक। और इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, जब परचेज होता है तो उस समय पर हमें तो जो ज़रूरत है मैं वही लूँगा, ठीक। तो जो हमें ज़रूरत है हम वही लेंगे, तो हमें तुम्हारे लॉसेज से क्या लेना देना है, हमें तुम्हारे जनरल रिजर्व से कोई मतलब नहीं है, ठीक। हमें तुम्हारे फिक्टिटियस एसेट से भी कोई मतलब नहीं है, तो हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। केवल रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स जितना होगा वो ले लेंगे, जो लायबिलिटी जिनको पेमेंट करना है वो ले लिया जाएगा, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। ये किसके लिए, वेंडर कंपनी के लिए। वेंडर कंपनी अपना खुद सफ़र करेगी, तो आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखें, व्हेन एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी कंबाइंस एंड इट डज नॉट फॉर्म अ न्यू कंपनी। देखो बच्चों, अगर न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती तो इसका मतलब अमलगमेशन नहीं है, छोटी सी बात, ठीक। वो क्या होगा, कंबाइन तो हुए लेकिन नई कंपनी नहीं बनी, तो इसका मतलब शोषण हो गया, शोषण हो गया, एक कंपनी शोषित हो गई दूसरे में, ठीक। तो इसे संविलयन कहते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये क्या प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन। कहीं पर है अमलगमेशन, एब्जॉर्ब, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। बच्चों इसका ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख लें, ऑप्शन नहीं है, ये डी ऑप्शन था, ऑल ऑफ द अबव। ये गलत है, यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नोट कर लो, राइट। नन ऑफ द अबव यानी वो कौन सी कंपनी बनेगी, एब्जॉर्प्शन बन जाएगी। तो आप ध्यान रखें, जब ए कंपनी बी कंपनी मिलकर नई कंपनी फॉर्म करेंगी तो अमलगमेशन होगा, जब ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया तो नई कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन आपके आंसर में नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा डी। अंडर अमलगमेशन टू आर मोर कंपनीज आर, दो या दो से अधिक कंपनियां क्या होती हैं, बोथ आर कंटिन्यूड, दोनों चलती रहती हैं, गलत, दोनों बंद होती हैं। बोथ आर लॉस्ट एंड डिसकंटिन्यूड, यही आंसर होगा आपका बी, दोनों बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, अब उनका अस्तित्व नहीं बचा है, उनका सर्वाइवल नहीं है, तो दे आर डिसकंटिन्यूड, राइट, बंद हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखें, परचेजर कंपनी और पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन डेबिट टू। परचेजर कंपनी पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन को डेबिट करती है, कहाँ पर परचेज कंसिडरेशन देगी किसको, आप सोचो, परचेज कंसिडरेशन किसको देगी, वेंडर कंपनी को देगी, वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर को देगी। देखिए कहीं ऑप्शन में वेंडर कंपनी है, नहीं है, तो वेंडर कंपनी का जो लिक्विडेटर होगा उसी को पेमेंट कर दिया जाएगा, यानी परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड टू द वेंडर कंपनी, पहले ऑप्शन। और अगर वेंडर कंपनी आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या बताएंगे, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, यानी आंसर होगा आपका सी, 12 का सी। बाइंडिंग अप
expenses, winding up expenses borne by the purchasing company will be debited to. purchasing company ने अगर वाइंड अप एक्सपेंसेस किया है तो कहाँ पर ले जाएगी? देखो, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस इज वन ऑफ द लॉस, और गुडविल भी आप जानते हो एक लॉस ही है, ठीक। तो इस लॉस को उसी लॉस के साथ ऐड कर दो। वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द परचेजिंग कंपनी विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक। और वेंडर कंपनी अगर वाइंड अप एक्सपेंसेस बियर करती है तो वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करती है, राइट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज में रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेगी। और अगर परचेजिंग कंपनी करती है लॉसेज को तो उसके लिए गुडविल बन जाती है। तो बेटा आपका आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 13 का गुडविल। एंड प्रॉब्लम नंबर 14, इफ वेंडर कंपनी बेयर्स द एक्सपेंसेज ऑफ लिक्विडेशन। तो अभी आपको हम पहले ही बता दिए कि वेंडर कंपनी अगर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेज को बेयर करती है तो कहाँ ले जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये गलत है, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट लिख लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट है। मिसप्रिंट हो गया, इसे देख लीजिएगा। इफ वेंडर कंपनी पेज एनी लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड टू। अगर वेंडर कंपनी कोई भी लाइबिलिटी पे करती है, ठीक, तो कहाँ पे करेगी? उसका तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, लिक्विडेशन अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, तो अब आगे कोई भी फर्दर अकाउंट्स मेंटेन नहीं होने हैं। तो आज की डेट में वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करके एक्सपेंसेज को ख़त्म कर देगी। व्हाट एवर liabilities or expenses are to be paid by the vendor company, तो that would be treated in realization account, right? realization account में उनका पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स। अगर नेट एसेट्स के ऊपर परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन आपने ज़्यादा दिया और एसेट्स कम मिली तो क्या होगा? गुडविल। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम दिया है, एसेट्स ज़्यादा आई है आपके पास, तो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर देखिए, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स विल बी डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, डेबिटेड टू गुडविल। ये है डेबिटेड टू गुडविल, राइट। और जनरल रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जनरल रिजर्व जब भी डेबिट किया जाता है तो लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और जनरल रिजर्व जब भी क्रेडिट किया जाता है तो कैपिटल रिजर्व को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे कंडीशन में सी और डी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, कैपिटल रिजर्व किसके बराबर है? नेट एसेट्स प्लस नेट एसेट्स प्लस परचेज कंसिडरेशन। अच्छा हाँ, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू किसके बराबर है? नेट एसेट्स प्लस परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। बिल्कुल, अभी आप देखें, जब एसेट्स ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन कम है तो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। और अगर एसेट्स कम है और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो क्या होगा? गुडविल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, यानी नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। द एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन विल बी कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, परचेज कंसिडरेशन इज सेट इज पेड इन। परचेज कंसिडरेशन किस में पे किया जाता है? कैश में, इक्विटी शेयर्स में, डिवेंचर्स में, ऑल ऑफ द अबव में। देखिए, परचेज कंसिडरेशन किसी में भी पेमेंट किया जा सकता है, उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, फिक्स बेस भी नहीं है कि आप इसी में पेमेंट करेंगे। इफ बोथ ऑफ द कंपनीज आर प्रॉपरली सेटिस्फाइड विद ईच अदर तो दे कैन पे इन कैश
in debentures, in preference share, in equity shares, etc. in kind, and maybe this payment would be held for the future. भविष्य के लिए भी रोका जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। If vendor companies will not exist in all vendor companies will not exist in, सभी वेंडर कंपनीज नहीं एग्जिस्ट होगी। अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। सभी वेंडर कंपनीज एग्जिस्ट नहीं होगी। तो एग्जिस्ट नहीं होगी यानी वेंडर कंपनी ख़त्म हो जाएगी, तभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं होगी। जब वेंडर कंपनी समाप्त होगी तो कौन सा मेथड होगा? अमलगमेशन मेथड होगा। अमलगमेशन में वेंडर कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो वेंडर कंपनी विल नॉट बी इन द एग्जिस्टेंस इन अमलगमेशन। तो आपका आंसर होगा 1, 19 का 1। 20th में X Limited was acquired by Y Limited and purchase consideration is calculated for। तो अब देखिए X Limited ने Y Limited को एक्वायर किया है। तो X Limited was acquired by Y Limited। Y Limited ने X Limited को एक्वायर किया। अब ये पूछ रहा है परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड फॉर, किसके लिए परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे? तो X के लिए करेंगे। Y पेमेंट करेगा, Y कौन है? एब्जॉर्बर कंपनी है और X एब्जॉर्बिंग कंपनी है। तो आपका आंसर होगा A। बी का 20th का आंसर A। नेक्स्ट देखें 21। फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट्स मेथड which assets are not included। नेट एसेट्स मेथड से आपको कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। तो कौन सी ऐसी एसेट्स है जिसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से एसेट्स ऐड करते हैं, तब तो ये मालूम कर पाएंगे कि कौन से एसेट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखें, जिन एसेट्स से रियलाइजेशन हो सकता है, all those assets will be included which has at least something value। जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, फर्नीचर होगा, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कौन सी वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं ना। तो इसलिए आपका आंसर C होगा। ऑप्शन C will not be included in computation of net worth। Dear students, these 21 questions are having a very importance for you all, for the students of intermediate, BCom, BBA, MBA, CS, CA, CMA and UGC net aspirants। तो हम ये चाहते हैं आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देखें, कोशिश करें इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से और आपके सहयोग के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।